हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लाइक स्टडी। आज हम मौर्योत्तर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, यानी कि मौर्य वंश के बाद जो भी शासक आते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत कर्ण वंश के बारे में जानेंगे, जिसकी स्थापना वसुदेव ने की थी। किसने की थी? इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इस वंश की स्थापना किसने की थी। तो कर्ण वंश की स्थापना की थी वसुदेव ने, जिन्होंने शुंग शासक थे देवभूति, उनकी हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। और 30 ईसा पूर्व के लगभग सातवाहन आते हैं और इनके शासन को समाप्त करके अपने शासन की स्थापना करते हैं। इस वंश में इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला है आंध्र सातवाहन वंश। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये सातवाहन, कैसे इन्हें कहा जाता है, तो अभिलेख में इन्होंने खुद को, जो इनके अभिलेख मिले, इन्होंने खुद को सातवाहन नाम दिया है। ठीक है, ये नाम इन्होंने अपने आप को खुद ही दिया है। और इनके संस्थापक का नाम सिमुक मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। पुराणों में इनके संस्थापक का नाम सिमुक लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर सित्रक भी है, कहीं कहीं पर सिंधक भी है। तो ये जो सातवाहन है, इनके अभिलेखों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही पुराणों से भी। और इनके अभिलेखों की जो भाषा है वह प्राकृत भाषा है। और इसके महान शासक एक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनके समय में राजा खारवेल ने आक्रमण भी किया था। इस वंश के एक महान शासक थे हाल, जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तव्य काव्य ग्रंथ की रचना की थी। और ये गाथा सप्तशती एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने इसकी रचना की थी। तो सातवाहन शासक हाल ने इसकी रचना की थी। इसके बाद आते हैं कुषाण शासक। इस चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुषाण वंश है जो ये बाहर से आए थे। और ये जो मौर्योत्तर साम्राज्य का अध्ययन है, इसके अंतर्गत भारत में हिंद यूनानी आक्रमण हुए थे। और बाहर से आकर तो ये ईरानी शाखा से रिलेटेड लोग हैं और चीन के यूची कबीले से ये संबंधित हैं। ठीक है, और ये कुजुल कटफिसेस एक शख्स थे जिन्होंने कश्मीर व सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था। आप नाम मत समझ लीजिए, ये चीन से आए हुए थे और चीन के यूची कबीले से रिलेटेड थे। एक ईरानी शाखा इनकी थी और ये कुजुल कटफिसेस ने कश्मीर व सिंध के पश्चिमी क्षेत्र को जीता था। इसके बाद विम कटफिसेस शासक होते हैं, यानी कि कुजुल के बाद विम कटफिसेस शासक होते हैं। कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम है कनिष्क, जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इनके शासनकाल था 78 ईसा पूर्व से 105 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, इनके जीवन काल की दो बातें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहली, इन्होंने शक संवत चलाया था, वही भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर है, जो कि 78 ईसा पूर्व है। और इन्होंने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और इन्हीं के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। ये सब मैंने आपको बौद्ध धर्म के लेसन में पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं। अगला वंश आता है शक वंश, जिसके महत्वपूर्ण शासक थे रुद्रदामन। इनका नाम रुद्रदामन इतिहास में काफ़ी ये फेमस है। इन्होंने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध पर आक्रमण किया था। और जूनागढ़ अभिलेख से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? रुद्रदामन के बारे में। 170 ईसा पूर्व गिरनार के निकट इन्होंने एक सुदर्शन झील थी, उसका बिना बेगार के मरम्मत कराई थी। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, सुदर्शन झील की बिना बेगार के किसने मरम्मत कराई थी? तो रुद्रदामन ने। और इसकी स्थापना कराई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी? सुदर्शन झील की। अब इस काल में मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद, मतलब मौर्य वंश के बाद कैसी वास्तुकला आई, तो मैंने जैसे कि बताया कि इस समय बाहर से आक्रमण हुए थे यूनानी, तो कई चेंजेस आपको मिलेंगे भारतीय कला में। साथ ही इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ही आश्रय ले चुका था भारत में, मतलब बहुत ही विस्तृत हो गया था, मैंने आपको बताया ही है। तो ये जो
थी यहाँ पर इनकी बहुत सारी गुफाएं थी, चैत्य बनाए गए थे, विहार बनाए गए थे जो बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड थे। मैंने आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म में बताया था कि एक चैत्य होता है और एक विहार होता है। चैत्य जो होता है एग्जाम में ही आता है, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, और इसमें घोड़े की नाल जैसे होती है उसके आकार की खिड़की हुआ करती थी, ठीक है। और विहार जो होता है इसे गुफा को काटकर बनाया जाता था, रहने का स्थान था बौद्ध भिक्षु के जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे। अगला है इस काल में मूर्ति कला में एक यूनानी कला आती है जिसे गांधार कला कहते हैं, जो उत्तर भारत में इसका डेवलप होता है भारतीय कला के साथ। भारतीय कला है मथुरा कला और यूनानी कला है गांधार कला। और ये जो गांधार कला है ये यूनानी और रोमन कला का मिश्रण थी, ठीक है। और इसका विकास होता है उत्तर भारत में, ठीक है। और मथुरा कला में और यूनानी कला में, गांधार कला में मेन डिफरेंस यही था कि मथुरा कला में तो लाल रंग के पत्थर प्रयोग किए जाते थे, जबकि गांधार कला में नीले पत्थर और काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और इसमें ना हमें गांधार कला में जो बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिलती है, उसमें उन्हें एक यूनान में एक मतलब देवता होते हैं अपोलो, उनके जैसे इनकी मूर्ति कुछ बनाई गई है, ठीक है। अब इस काल में मुद्रा सिक्के तो जो कुषाण शासक विम कड़फिसेस थे, जो कनिष्क के पिता थे विम कड़फिसेस, इन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ये कनिष्क जो कुषाण वंश है ये स्वर्ण सिक्के के लिए जाना जाता है। साथ ही कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। इस चैप्टर में इतना ही। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।